मैं मंजूबाला जिंदल आज आपको वेरिएबल के बारे में बताने जा रही हूँ कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें उनके नाम किस तरह से रखने चाहिए, वास्तव में उनका नाम उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ये सब हम देखेंगे। वेरिएबल को हम प्रारंभिक मान भी दे सकते हैं, वो कैसे दिया जाता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या है। जैसे कि जब कोडिंग में कोई भी एक नाम, अल्फ़ाबेट कुछ भी जब टाइप किया जाता है तो वो मेमोरी में अपना स्थान लोकेट कर लेता है। उसी तरीके से C++ में भी या C लैंग्वेज में जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में एक अपना प्लेस लोकेट कर लेता है और उसी लोकेशन पर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। मान लीजिए a बराबर 10, तो a जो है वो वेरिएबल है, मेमोरी में लोकेट है और उस a में हमने 10 वैल्यू स्टोर की है, यानी वेरिएबल का नाम हो गया a और उसमें स्टोर की जाने वाली वैल्यू होगी 10। बाद में हम इसी वेरिएबल का नाम को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। अब है वेरिएबल से संबंधित नियम, यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप होता है उस वेरिएबल का प्रकार, यानी जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें हम किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यू का मतलब कि मान लीजिए हमें 10 स्टोर करना है कि 10.2 यानी दशमलव वाली संख्या को स्टोर करना है, या हम कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, तो ये सब पहले ही बताना पड़ता है कंपाइलर को, तो उसके लिए हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसका डेटा टाइप यूज़ किया जाता है और उसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी उसी से ये कंपाइलर को पता चल जाता है। और जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो सभी वेरिएबल के नाम अलग अलग होने चाहिए, यानी एक ही नाम से दो वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जैसे a एक वेरिएबल है, b एक अलग वेरिएबल है, c एक अलग वेरिएबल है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और C लाइब्रेरी में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड से भी वेरिएबल का नाम कभी भी स्टोर डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड का अपना पहले से एक अर्थ होता है, एक उद्देश्य होता है। इसलिए वेरिएबल जो हैं वो हमें अपने प्रोग्राम से संबंधित नाम रखने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। अब है वेरिएबल को हमें डिक्लेयर ही क्यों करना पड़ता है, क्या कारण है कि हमें वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना होता है। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो प्रोग्राम लिखते समय शब्दों को एक उचित नाम दिया जाता है। उचित नाम का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि हमें अगर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उस एरिया के लिए हमें प्रॉपर नाम चाहिए। अगर हम चाहे तो ABC से भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई एरर प्रोग्राम में नहीं होगी। लेकिन
हमें ये नहीं पता चलेगा कि A4 क्या होता है, B4 क्या होता है, C4 क्या है। इसीलिए जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमें वेरिएबल एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू बी होता है, तो L, और ब्रेड्थ के लिए हमें B। इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रोग्राम में एरिया रेक्टेंगल का फाइंड किया जा रहा है, उसी से संबंधित ये प्रोग्राम है। तो इसके नाम से ही प्रोग्राम के उद्देश्य का पता चलता है, और वेरिएबल ही यह बताता है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। साथ ही साथ कभी भी वेरिएबल का जो नाम है वो अंक से शुरू नहीं किया जाना चाहिए। यानी जैसे अभी हमने L किया, B किया, तो L हो सकता है L1, 1L नहीं हो सकता है। या अगर हमें 2 अंकों को जोड़ना है तो num1 num2 हो सकता है, 1 num या 1 या 2 num नहीं हो सकता है। और जब हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें केवल एक ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अंडरस्कोर। जैसे मान लीजिए हमें एम्प्लॉय कोड, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, इस तरीके से हमें 2 शब्दों को एक साथ जोड़ना है तो अंडरस्कोर के माध्यम से उसको हम जोड़ते हैं, यानी स्टू और नेम। क्योंकि वेरिएबल के अगर 2 नाम हमें लेने हैं तो कभी भी वेरिएबल में हमें स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो स्टू नेम या एम्प्लॉय EMP कोड, इस तरीके से हम अंडरस्कोर लगाकर दोनों शब्दों के बीच में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब है किसी वेरिएबल को, यहाँ वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, जैसे num1 num2, या अगर आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमने बताया कि उसके लिए हमें मान लीजिए लेंथ जो हमारी 5 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम उसको लेंथ को 6 कर सकते हैं, ब्रेड्थ को हम 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं, तो हमारा एरिया 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बार बार चेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम उसका मान पहले से ही मान लेते हैं, मतलब क्या कि अगर हमने कहा कि लेंथ इज इक्वल टू 5 कोडिंग करते समय ही, और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो हम अपने प्रोग्राम को जितनी बार भी रन कराएंगे उसमें हमें वैल्यू को स्टोर नहीं करना है। यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते समय हमें किसी प्रकार की कोई वैल्यू कीबोर्ड से एंटर नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हमारा जो आउटपुट है, एरिया है, वो हमें दिखाई देगा। और जब हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, यानी उसका मान पहले से ही मानते हैं, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में हम जैसे कि जानते हैं कि बराबर का चिन्ह होता है, जैसे कहते हैं माना x बराबर, या माना x, या माना मूलधन बराबर 100। जब हम ये यूज़ करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि पहले से ही मूलधन की वैल्यू को मान लिया गया है। और बराबर के चिन्ह को हम C या C++ लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, इंट एक डेटा टाइप है, नम जो है वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 5 जो है नम की वैल्यू है। तो यहाँ पर पहले से ही इसकी वैल्यू को मान लिया गया है। अब है वेरिएबल को डिक्लेयर करना और प्रारंभिक मान देना, यानी इनिशियलाइज करना। ये अभी पिछली स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताया गया है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और वेरिएबल को प्रारंभिक मान देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंट num1 num2 ऐड फ्लोट आर एरिया कैर ch डबल अमाउंट इन फ्लोट कैर डबल, ये सब डेटा टाइप है। num1 num2 ऐड आर एरिया ch अमाउंट, ये सारे वेरिएबल्स हैं। और प्रारंभिक मान हमने दे दिया है इंट num2 बराबर 10, और फ्लोट, यानी अगर हमें डेटा टाइप फ्लोट यूज़ करना है, यानी दशमलव वाली संख्याओं को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, और R फॉर रेडियस यानी त्रिज्या 4.3 सेंटीमीटर, CH इज इक्वल टू C, डबल अमाउंट इस तरीके से 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर हमें पहले से ही हमने डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम
और उसकी वैल्यू को असाइन कर लिया है, मान लिया है, उसका मान पहले से हमने उसको दे दिया है। जैसे मान लेते हैं कि साधारण ब्याज अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने होंगे। वैसे तो हम यहाँ पर ABCD लिख के भी अगर प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा, अगर कोई और यूज़र उसको चेक करता है तो उसको नहीं पता चलेगा कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम से संबंधित वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उससे प्रोग्राम के बारे में पता चल जाता है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। जैसे PRTSI यानी P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। डेटा टाइप इसमें हमने फ्लॉट लिया है क्योंकि यहाँ पर हम समय को 2.5 वर्ष भी ले सकते हैं अगर हमें दशमलव वाली संख्याओं को यूज़ करना है तो। और इसका फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू PRT इंटू डिवाइड बाय 100। तो इस प्रकार से हम अपने कोडिंग करके साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने का वेरिएबल अगर हमें डिक्लेयर करना है तो R फॉर रेडियस यानी त्रिज्या, एरिया निकालना है और A फॉर एरिया, CIR मतलब सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर देखिए एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ पर पाई का जो सिंबल होता है वो हम कोडिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू को यहाँ हम यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और इसका फार्मूला होता है πr स्क्वायर। तो हमने 22/7 मल्टीप्लाई r और अगर हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 2πr। यहाँ पर इसमें बताया गया कि R फॉर रेडियस होता है, C फॉर सर्कमफ्रेंस और CIR जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है सर्कमफ्रेंस है यानी परिधि है वृत्त की, और 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हम ABCD कुछ भी लिख के, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख के अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि वेरिएबल के जो नाम हैं वो हमारे प्रोग्राम से संबंधित होनी चाहिए। वेरिएबल से हमें प्रोग्राम के क्रिएट करने का उद्देश्य पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम को कोडिंग करते समय उनके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आप